तुझसे नाराज नहीं हो जिंदगी। हाय फ्रेंड्स, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स में मैं मानव गोहिल आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं डाउरी की, दहेज की। अपने देश की एक ऐसी बरसों से चली आ रही प्रथा जो अब एक अभिशाप बन चुकी है। जी हां, आप जानते हैं डाउरी के पीछे एक लॉजिक था, और वो ये कि जब बेटी दूसरे के घर ब्याह कर जाती है तो उसके साथ एक पूंजी जाती थी, एक रकम जाती थी जो उसके भविष्य को सिक्योर करती थी। यानी कि शादी के बाद अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो बेटी किसी की मोहताज ना रहे, इसके लिए वो डाउरी देते थे, उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए। लेकिन इस खूबसूरत ख्याल का देखिए आज क्या बन गया है। जब एक लड़की शादी करके किसी के घर जाती है तो वो क्या एक्सपेक्ट करती है? प्यार, सम्मान, यही सब ना, और वो डिजर्व भी करती है। लेकिन उसे मिलता क्या? फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, और कुछ केसेस में अनफॉर्चुनेटली उसे मार दिया जाता है। यह है हमारे देश का कटु सत्य। लेकिन इस सच्चाई का और एक पहलू है, वो है फॉल्स डाउरी केस। जी हां, कुछ औरतें दहेज के मुद्दे पर अपने परिवार को ही तबाह कर देती हैं। आइए मुंबई का ये केस देखते हैं। अरे वाह समीर, बेटा ये इश्तिहार देख। लड़की का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मेरे ख्याल से ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्या कहते? पास ही में है, चलकर देख आते। अजी सोच क्या रहे हो? चल के देखते हैं ना। मैं तो कहती हूँ कल ही चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों, क्या कहते हो? मुंजाल साहब क्या बताएं, अपनी बिरादरी में बहुत खोजा पर कोई ढंग का लड़का ही नहीं मिला। और फिर अपनी बेटी है भी तो हर चीज में अव्वल, पढ़ाई लिखाई, म्यूजिक, पेंटिंग और लुक्स में तो है ही। इसीलिए पेपर में ऐड दे दिया फॉर वाइडर चॉइस। और देखिए ना, आप लोग मिल गए। हाँ, लेकिन भाई सब बेटी को बुलाइए ना, हम भी तो मिल ले उससे। हाँ हाँ जरूर। नीता को बुलाओ ना। जी। और बेटा अपने कामकाज के बारे में बताओ। बस अंकल, जॉब तो ठीक चल रही है। अभी यूएस में एक जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, सो जस्ट वेटिंग फॉर द रिवर्ट। लो नीता भी आ गई। नमस्ते करो बेटा। नमस्ते। बैठो बेटा। शर्मा जी, हमने तो बात कर ली है। अब अगर बच्चे आपस में बात कर लेते तो। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? मेरा मतलब है, जब हमने आपस में बातचीत कर ली है, हम दोनों एक दूसरे की फैमिली को पसंद करते हैं, तो फिर बच्चों की बात करने की क्या जरूरत है? जी फिर भी अगर। मंजाल साहब, हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। ठीक है शर्मा जी, अगर आप यही ठीक समझते हैं तो जैसी आपकी इच्छा। तो ठीक है, हम रिश्ता पक्का समझे? जी हमारी तरफ से तो बिल्कुल पक्का समझिए। तो लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आइए आइए मुंजाल साहब। अच्छा जी, नमस्ते। अच्छा जी, नमस्ते जी। नमस्ते। बाकी हम डेट्स की बात फोन पे कर लेंगे जी। और घर पहुंचते ही फोन जरूर हाँ कीजिएगा। हाँ हाँ, जी जी। अच्छा नमस्ते। खुश रहो बेटा। नमस्ते। नमस्ते। बाय बेटा। अरे पुत्र चलो। समीर, बेटा तूने कपड़े नहीं बदले अभी तक? क्या हुआ? लड़की तो पसंद है ना तुझे?
हाँ मम्मी, लेकिन उसके पापा थोड़े अजीब हैं। अरे भाई, मैंने माना कि उसके पापा थोड़े पुराने ख्यालातों के हैं, पर बेटा तुझे उसके पापा से क्या लेना देना है? बाकी सारी चीजें तो ठीक है ना? हाँ पापा, लेकिन फिर भी। अरे फिर भी क्या भाई, शादी के बाद बेटी घर आएगी, उसका पापा घर नहीं आएगा। चलो ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो। हाँ मैं कह रहा हूँ बेटा, भूल जा उसके खुसट पापा को। देख बेटा, अगर तू सारी चीजें परफेक्ट ढूंढेगा ना तो तेरी शादी कभी नहीं होगी, इसलिए भूल जा। वैसे एक बात और है। क्या? यही कि क्या मैं नीता को पसंद हूँ? अब अपने पापा के सामने तो वो कुछ कह नहीं पाएगी। और आपको याद है कि जब हम जा रहे थे तब नीता हमें सी ऑफ करने नहीं आई थी। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, मेरी खुशी तक तो ठीक है, लेकिन उसकी रजामंदी भी तो जरूरी है ना। हाँ वैसे बात तो ठीक कह रहा है, एक बार लड़की से पूछना तो चाहिए ना, उसे समीर पसंद है कि नहीं? हाँ पर वो। तो मम्मी आप एक बार फोन करके देखो ना उनको, और हो सके तो नीता से बात कर लो। हाँ बेटा मैं करती हूँ। तुम चिंता मत करो। उसकी मम्मी को फोन करना। हाँ बेटा। हेलो। हेलो मिसेस शर्मा। हाँ जी बोल रही हूँ। मैं समीर की मम्मी बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जी बोलिए। दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि नीता बेटी इस रिश्ते से खुश तो है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसकी रजामंदी के बगैर ये शादी हो, क्योंकि रहना तो उसी को है ना पूरी जिंदगी हमारे घर में। हाँ, मैं अभी नीता से इसी बारे में बात कर रही थी, वो इस रिश्ते से बहुत खुश है। अच्छा, चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं आपसे। जी नमस्ते। देखा, नीता भी खुश है इस रिश्ते से। पक्का ना? हाँ बिल्कुल। हो गई तसल्ली। देख नीता, लड़के वाले कितने अच्छे, सामने से फोन किया, तू बहुत लकी है बेटा। स्वागत है आपका। हाँ वहीं से आप लेफ्ट ले लीजिए। हाँ आ जाइए आप। शर्मा जी। अरे समधी जी, पता नहीं क्या बदमाशियां करते रहते। ए, हंगामा मत करो, ले जाओ इसे, चलो। आइए शर्मा जी, चलिए फेरों का टाइम हो रहा है। आइए 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 ना। अरे आइए समधी जी, आइए आइए। मैडम क्या मैडम बताओ मैडम। आप पीछे हटिए। मैडम प्लीज बताओ क्या हुआ। समीर मुंजा। क्या हुआ मैडम? जी हाँ, बात क्या है? ले चलो इन्हें। मैडम हुआ क्या है? आप कौन है? भाई साहब, मैं समीर की मम्मी। समीर? कसूर क्या है ये कहाँ ले जा रही हैं आप मेरे बेटे को? लड़के के पिता है। हाँ कहिए। इन्हें भी ले लो। अरे लेकिन, अरे छोड़िए, अरे कहाँ लेके जा रही हैं आप? पुलिस आई है तो पुलिस थाने ही ले जाएगी ना। अरे लेकिन किया क्या है हमने? दहेज मांगा है आपने। दहेज? आप लोग तो पढ़े लिखे लोग लगते हैं, आप लोगों को पता नहीं दहेज मांगना कानूनन अपराध है? मैडम हमने कोई दहेज नहीं मांगा है। चलिए मेरे साथ। अरे लेकिन कहाँ लेके जा रही हैं आप? जब क्या है ये? मैडम आपको कोई जरूर सर जवाब दीजिए सर, कुछ बोलना चाहते हैं सर, आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं सर जवाब दीजिए सर।
अबे हवलदार, खाना तो खिला दे, भूखे मर रहे हैं यहाँ पर। क्या मुसीबत है? हमने तो कुछ मांगा भी नहीं था। फिर ये सब कैसे हो गया पापा? जो कुछ भी दे रहे थे अपनी मर्जी से ही तो दे रहे थे। पापा उसमें हम जिम्मेदार कैसे हो गए? हम ही क्यों बंद कर रखा है? बेटा बात कुछ और है। मुझे लगता है कि हमें फंसाया जा रहा है। कौन फंसाएगा मैं और क्यों? जिंदगी भर आदर्श का पाठ पढ़ाने वाले प्रोफेसर मुंजाल की हकीकत तब सामने आई जब उन्होंने भरे मंडप में दहेज की मांग की। अबे ये बड़ाऊ तो वही है यार, टीवी में जो। अरे ये तो यही है। अबे वो बड़ाऊ देख टीवी में। काला धंधा गोरे लोग। प्रोफेसर मुंजाल के बेटे समीर मुंजाल की डिमांड पूरी ना होने पर उन्होंने भरे मंडप में 7 फेरे लेने से मना कर दिया। आइए जानते हैं आखिर कल रात हुआ क्या। साथ ही कदम उठाया है वो वाकई काबिले तारीफ। नीता शर्मा, क्या कहें इंडिया की बेटी जिन्होंने हजारों करोड़ों लड़कियों की एक मिसाल उभर के आई। शादी का जोड़ा तो बहुत जम रहा तेरे पे यार। बहुत शरीफ लग रहे हो। अच्छा यही प्लान था ना तेरा? शादी करना, दहेज मांगना और दहेज न मिले तो लड़की को जिंदा जला देना। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ो। एसपी साहिबा मेरे बेटे को बचा लीजिए, बहुत बुरी तरह से एक मिनट, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए। आपको बेल मिली है। कोर्ट ने आपकी उम्र और आपकी बीमारी को देखकर बेल दे दी है, वरना मेरा इरादा था कि कुछ दिन आपको भी यहीं रखकर आपकी सारी प्रोफेसरी निकाल दो। पर मेरा बेटा। जाइए आप, इन तीनों को दूसरे सेल में डालो। यस मैडम। ए चले, चल चलो चलो। ए तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चल आगे निकल, आगे चल चल। ए तू भी चल, चल आगे। पानी लीजिए। हमारे रिश्तेदार तक हमसे बात नहीं कर रहे हैं। सबको यही लग रहा है कि हम ही गलत कर रहे हैं। सब लोग डरे हुए हैं। जो लोग हमारे बारे में जानते हैं वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं? समीर की शादी को लेकर क्या क्या सपने देखे थे हमने, और ये सब क्या हो गया? समीर ठीक कह रहा था। शर्मा ठीक आदमी। उसकी बात मुझे सुन लेनी चाहिए थी। उसकी बात सुनकर ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए था मुझे। ये रिश्ता तोड़ दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ता। अभी पूछूंगा उससे कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्या बिगाड़ा है हमने उसका। अरे सुनो तो, आपकी तबीयत। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपसे बात करनी है। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? देखिए, अब जो भी बात करनी है कोर्ट में होगी, हमें कुछ नहीं कहना है। आप जाइए प्लीज। लेकिन हमने आपसे दहेज कम मांगा था। जो कुछ भी किया आपने अपनी मर्जी से किया। 2 दिनों से मेरा बेटा लॉकअप में है। कह रहा था मुझसे कि पापा इस रिश्ते को मना कर दीजिए, पर मैंने जिद पकड़ी और उसे लाकर इस नर्क में ढकेल दिया। देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाइए यहाँ से। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि पुलिस को आपने क्यों बुलवाया था? मैंने
मैंने पुलिस को नहीं बुलवाया, आप जाइए यहाँ तो से। फिर और किसने बुलवाया? आप मेरी बात सुनिए शर्मा जी। शर्मा जी, आपने अगर पुलिस को नहीं बुलवाया तो किसने बुलवाया था? शर्मा जी। तुम वही हो ना? तुम वही हो ना? अरे तुम वही हो ना जो शर्मा जी के यहाँ आए थे उस रोज? देखिए ये सब झूठ है। आप तो मुझे बरसों से जानते हैं ना, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? सारे पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि जब प्रोफेसर ऐसे हैं तो स्टूडेंट्स को क्या वैल्यू दे सकते हैं। और फिर स्टूडेंट्स का रिस्पांस तो आप देख ही चुके हैं। तो फिर अब क्या करूं मैं? देखिए, जब तक ये केस बंद नहीं हो जाता या फिर जब तक लोग इस बारे में भूल नहीं जाते, आपको लॉन्ग लीव पर जाना होगा, वो भी विदाउट पे। अरे लेकिन पर पापा, पापा मुझे ऐसे निकाल लो पापा, प्लीज। बेटा आप कोशिश तो कर रहे हैं। पापा मुझे पहले ही शक था, ये लोग ठीक नहीं है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि तू सेटल हो जाए बेटा। I'm sorry। बस तेरी माँ ने खाना भेजा है, ये देख। कहने लगी तनी वहां समीर को कैसा खाना मिलता होगा। बहुत बुरा पापा। क्या हो रहा है ये? खाना खिला रहे हैं। ये क्या कर रही हैं आप? खाना ही तो लाया था मैडम। ये कोई पिकनिक स्पॉट है जो आप घर से बनाकर डब्बा ले आए? मैडम चेक कर लेती, आप खाना ही तो था। यहाँ बंद हर मुजरिम के लिए घर से खाना आने लगे तो हम बैठ के सिर्फ टिफिन चेक करते रहेंगे? पुलिस का और कोई काम नहीं है? देखिए हम लोग पढ़े लिखे इज्जतदार लोग हैं, ऐसी कंडीशंस में किसी। मैं आपको पहले भी वार्न कर चुकी हूँ, हमें हमारा काम मत सिखाइए। पढ़े लिखे लोग हैं इसीलिए इसे अलग सेल में रखा हुआ, वरना वहां गुंडे और खूनियों के बीच में रखती। चलिए जाइए यहाँ से, वरना आपको और आपके स्टीफन को दोनों को बाहर फेंकवा दूंगी।
समीर के ऑफिस से चिट्ठी आई है, उसकी नौकरी चली गई है। अब क्या होगा? ऐसे जीने से तो अच्छा है मर जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर हम लोग ही हिम्मत हार जाएंगे तो समीर का क्या होगा? फिलहाल हमें यह पता करना है कि यह सब किसने किया और क्यों कर रहा है ये सब। पर कैसे? ये सब कुछ नीता से ही कनेक्टेड है। उस लड़के का भी नीता से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। वो बार बार मुझे दिखाई देता है। शर्मा जी के घर के बाहर भी दिखाई दिया था। शादी वाले रोज उसे पिटवाया भी गया था। पर क्यों? लेकिन वो लड़का मिलेगा कहाँ और कैसे? नीता एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाया करती थी। वहां का कुछ नाम या पता तुम्हें याद है? वो तो याद नहीं है, लेकिन नीता की शादी से पहले उसके पेरेंट्स ने उसका बायोडाटा भेजा था। हो सकता है उसमें कोई एड्रेस मिल जाए। मैं वो लेकर आती हूँ। ले आओ। ये देखिए, TCI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। शर्मा जी के घर के पास वाली ब्रांच से पता करना होगा। कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। मैं पता करके आता हूँ। आपको अंदर आने किसने दिया? प्लीज बता दीजिए, बहुत जरूरी है। बता तो दिया, नीता यहाँ पढ़ा करती थी, लेकिन और कोई इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते अपने स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए, एक लड़का जो आप इतनी एक मिनट, आप वही है ना जिसने नीता से दहेज की मांग की थी? आप उस लड़के के पिता है ना? देखिए, आप इतनी क्यों जासूसी कर रहे हैं? चले जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करूं। जाइए, निकलिए भी। आइए साहब, चाय पिलाऊं स्पेशल? हाँ। लीजिए साहब, राजू की स्पेशल चाय। एक बात बताओ, ये स्टॉल यहाँ तुम कितने समय से लगाते हो? 10 साल हो गए साहब, 10 सालों से हूँ यहाँ। अच्छा, फिर तो इस इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते होंगे। अरे बहुत सारे क्या, सभी यहीं आते हैं साहब। अपनी चाय ही ऐसी बनती है। क्या नीता भी यहाँ पर आती है? अरे हाँ हाँ, अच्छे से जानता हूँ। यहीं आती है रोज चाय पीने के लिए। अच्छा। उस लड़के के साथ में। लड़के के साथ? हाँ साहब। वैसे आप कौन? मैं एक पत्रकार हूँ, एक कहानी लिख रहा हूँ। अच्छा। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो आपका नाम भी उसमें छप जाएगा। मेरा नाम? हाँ। राजू टी स्टॉल। हाँ, अरे हाँ, बिल्कुल साहब, बोलिए। उस लड़के का नाम बता सकते हो? नाम साहब याद नहीं आ रहा। आप 1 मिनट रुको, मैं अपना खाता देख के बताता हूँ। हाँ साहब, ये देखिए, दीपक रॉय साहब। पिछले पैसे भी लेने हैं उससे। एक एक खाता लिख के रखा हुआ है मैंने। ये इसका बॉयफ्रेंड है क्या? अपने को क्या पता साहब, बॉयफ्रेंड है कि फ्रेंड है। अपन इतना पूछताछ नहीं करता ना साहब, आप लोगों के जैसे। अच्छा, ये दीपक रहता कहाँ है, कुछ बता सकते हो? साहब वही नीता के घर के आसपास ही कहीं रहता है। वैसे दोनों हमेशा साथ ही आते हैं। सुनिए, दीपक रॉय इसी बिल्डिंग में रहता है? पता नहीं। दीपक रॉय? हाँ, तो मैंने तुम्हें देखा है।
शर्मा जी के यहाँ शादी वाले दिन तुम दीपक ही हो ना? मैं जानता हूँ कि तुम और नीता दोनों एक ही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एक ही साथ पढ़ा करते थे। मैं पुलिस को जाके बता दूंगा कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं। तो फिर कौन हो तुम? मैं उसका पति। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना। कितने दिनों से वेट कर रहा था इसका। क्या हुआ नीता? ये सब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा दीपक। क्यों? पापा हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। तुम दूसरी कम्युनिटी से हो, बंगाली हो। तो फिर भाग के शादी कर लेते हैं। बचकानी बातें मत करो दीपक। मैं अपने घर के फैमिली के बिना नहीं रह सकती। तो फिर? पता नहीं, मुझे लगता है कि पापा को मुझ पे शक भी होगी। वो जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहते। तो फिर इसका एक ही रास्ता है। अच्छा सुनो, अब तुम घर वापस जाओ और नॉर्मली रहो। किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है कि हमने ये शादी कर ली। तब तक मैं कोलकाता जाके अपने पेरेंट्स को मना के यहाँ लेके आता हूँ, और फिर तुम्हारे पेरेंट्स को भी बता देंगे कि हम लोगों ने शादी कर ली है। तो अल्टीमेटली उन्हें मानना ही पड़ेगा, ठीक है? अब तुम आराम से जाके नॉर्मली चुपचाप जाओ, ठीक है? मैंने अपने घर वालों को भी मनाया, वो आने के लिए भी तैयार थे। मैंने नीता से भी कहा था कि वो अपने घर वालों को बता दे, पर पता नहीं उसे किस बात का डर था। और जब मैं कलकत्ता में था तो मुझे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। मैं फौरन अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पे आया। ए, बंद करो ये शादी नहीं हो सकती। क्या गुटबाजी हो रही है यहाँ? क्या कर रहे हो यहाँ? अंकल, आपको ये शादी बंद करनी पड़ेगी। और तुम दोनों गुटबाजी कर रहे हो यहाँ? चलो दफा दो बाहर। अंकल, आपको पता नहीं लेकिन मेरी और नीता की पहले ही शादी हो चुकी है। प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ अंकल, ये कोर्ट का पेपर है मेरे पास। ये कोर्ट का पेपर? अंकल, चलो बाहर। अरे मैं आपसे डरने वाला नहीं। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं पुलिस को डरते नहीं हुए किसी से, डरते नहीं हुए। मारते शर्मा जी। अरे समधी जी, पता नहीं क्या बदमाशियां करते रहते। हंगामा मत करो, चलो यहाँ से चलो। देख लूंगा एक एक को, पुलिस को बताऊंगा मैं, पुलिस को। दीपक, दीपक प्लीज पुलिस को मत बताना, वरना दूसरी शादी के लिए मुझे जेल में डाल देंगे। प्लीज। तो रोक दो ये शादी। हाँ मैं कुछ करती हूँ। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम जी, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी। एक्चुअली आज मेरी शादी है और मेरे ससुराल वाले दहेज मांग रहे। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। वो मेरे माँ बाप के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। आप प्लीज आ जाइए। तुम हो हमारी सारी मुसीबतों की वजह। देखिए, मैंने जो कुछ भी किया अपनी बीवी और अपनी शादी को बचाने के लिए किया। मेरे बेटे की शादी तो नहीं हुई ना, फिर तुम लोग क्यों नहीं कोर्ट में जाकर कह देते कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है?
न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? दुनिया भर के न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे मेरी बीवी नीता एक आदर्श भारतीय नारी बनकर उभर रही है। और आप क्या चाहते हैं कि आखिर में वो जाकर के सबको ये कह दे कि जो कुछ भी हो रहा था वो सरासर गलत था, सब कुछ झूठ था? उसके खुद के इमेज का क्या होगा? इमेज? तुम्हें नीता के इमेज की पड़ी है? वहां मेरा बेटा जेल में पड़ा है, तुम्हें अंदाजा भी है कि उस पर क्या बीत रही है? देखिए, माहौल गर्म है। जैसे ही ये न्यूज़ ठंडी होगी, ये केस बंद हो जाएगा, और केस बंद हो जाएगा, आपका बेटा बाहर हो जाएगा। लेकिन तब तक आपको ये चीज सहनी पड़ेगी। नहीं, मैं पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगा। मैं अब और एक दिन भी अपने बेटे को जेल के अंदर नहीं देख सकता। तो जाओ, जाके बोल दो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं पुलिस को कुछ नहीं बोलने वाला। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मेरी नीता मुसीबत में आए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आपको क्या लगता है आपकी ये कहानी सुनकर मैं आपके झांसे में आ जाऊंगी? प्रूफ कहाँ है? जाइए, जाकर पहले प्रूफ लेके आइए। जाइए।
6 महीने गुजर गए मैडम। मैं जो कहता हूं आप मेरी बात मानती क्यों नहीं? वो लड़का दीपक, मैं चेक कर चुकी हूँ। रजिस्ट्रार ऑफिस में उस दिन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। फाइल गायब हो चुकी है। ये दीपक ने ही पैसे देकर गायब करवाई है वो फाइल, ताकि नीता की सच्चाई का किसी को कुछ पता ना चल सके। आप उसे यहाँ बुलवाकर पूछताछ। देखिए, हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वैसे इतने दिनों में ये तो समझ ही गई हूँ कि आप लोग बुरे लोग नहीं हैं, मगर आपकी कहानी पे भरोसा कौन करेगा? आपके पास तो कोई प्रूफ है ही नहीं, कोई गवाह है ही नहीं आपकी तरफ से। एक काम कीजिए मैडम, हम सबकी मीटिंग करवा दीजिए, शर्मा जी और वो लड़का दीपक। हम आपस में ही बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। एक मीटिंग करवा दीजिए प्लीज। मैं कोशिश करती हूँ। अगर नीता को मेरे बेटे से शादी नहीं करनी थी तो उसे मना कर देना चाहिए था। ये सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? कितनी मुश्किल में है हम सब लोग। दोनों की नौकरी चली गई है, जितनी सेविंग थी सब खत्म हो गई है। शर्मा जी, ये केस आप वापस ले लीजिए। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। नीता अगर दीपक के साथ फिर से समाज के सामने शादी करना चाहती है तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। मैं दीपक से शादी नहीं करना चाहती। नीता, क्या बोल रही हो तुम? हमारी शादी हो चुकी है और तुमने कहा था कि ये सब खत्म होने के बाद हम दोनों साथ रहेंगे। वो दीपक बस हो गई बात। अब आप सब लोग यहां से बाहर जाइए। शर्मा जी, आप मेरी बात प्लीज। नीता, चलिए। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कि क्या एक बेबस बाप अपने बेगुनाह बेटे को बचा पाता है या नहीं। एक औरत के झूठ को पूरी दुनिया ने सच माना और उसकी लड़ाई में शामिल हो गए अंधाधुंध। उस औरत में ना तो सच बोलने की ताकत थी और ना ही अपने प्यार को बचाने की। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। बेटा, अब तो तुमने अपने कानों से सुन लिया ना कि क्या कहा नीता ने। वो हम सबको धोखा दे रही है। मेरा बेटा बेकसूर होने के बावजूद जेल में सजा काट रहा है। दीपक, मेरे बेटे को बचा ले। समीर को छुड़वा लो बेटा, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को छुड़वा लो। मेरे बेटे को बचा लो दीपक। हालत हो गई मेरे बच्चे की। समीर, समीर मेरे बेटे। थैंक यू बेटा। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी अंकल। मुझे सब कुछ बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। वैसे उसने तुमसे शादी से मना क्यों किया? वो तो प्यार तुमसे करती थी। जी मैडम, प्यार तो वो मुझसे ही करती थी, पर नीता के फेमस होने के बाद उसे मुंबई से दिल्ली से बहुत सारे शादी के ऑफर आने लगे थे। हाई क्लास लोग जो उसे बहादुर और संस्कारी लड़की समझते थे, शायद से उनकी चमक दमक के सामने मैं नीता को फीका लगने लग गया था। आप चाहे तो नीता के खिलाफ एफआईआर फाइल कर सकते हैं। नहीं मैडम,
हम लोग किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते। आप लोगों के साथ इतना सब कुछ हो गया उसके बावजूद? जी मैडम, क्योंकि हमने देखा है कि जब जिंदगी बर्बाद होती है तो कैसा महसूस होता है। उसने जो हमारे साथ किया वो हम उसके साथ नहीं कर सकते। हमारा बेटा घर आ गया, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। आईपीसी सेक्शन 498A ऐसी औरतों की रक्षा करता है जो डाउरी से रिलेटेड शोषण से पीड़ित हैं। अब कानून बने हैं तो उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। इस मिसयूज को कैसे रोका जाए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यह हिदायत दी है कि जब भी ऐसा कोई भी केस उनके पास आए तो पहले वो पूरी तरह से इस केस की छानबीन करें। सेक्शन 498A लगाने से पहले या गिरफ्तारी करने से पहले वो इस केस के सारे सबूत इकट्ठा करें। और अगर कोई इस कानून का, इस कायदे का गलत इस्तेमाल करता है तो सेंटर ने ये डिसाइड किया है कि दे विल टेक रियली स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट आल्सो। मैं देखती हूँ। मिस्टर मुंजाल। जी। हाँ जी। जी नमस्ते। आई एम विक्रांत, आई एम अ लॉयर। आपको गवाह के तौर पर हाजिर होना है। डॉरी का केस है। डॉरी केस? जी, आप घबराइए मत, ये आपका केस नहीं है, एक नया केस है। आरोपी कौन है? जी नीता शर्मा। एक्चुअली उनके सिस्टर इन लॉ ने ही उनके अगेंस्ट केस फाइल किया है। आपको सिर्फ एक गवाह के तौर पर आना है। झूठ जब पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है तब सच अपने जूते पहन रहा होता है। ये बात सच है कि सच्चाई को सामने आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आती जरूर है। मुंजाल्स ने ना तो सच का साथ छोड़ा और ना ही उम्मीद का दामन। उनको इंसाफ मिला और वहीं नीता को अपने किए की सजा मिली। उसका झूठ दुनिया के सामने आया। दोस्तों, कानून हमारी मदद के लिए बना है और जो लोग इसका मिसयूज करते हैं वो लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी इस एक बेवकूफी की वजह से किसी जरूरतमंद की गुहार अनसुनी रह जाती है। मुंजाल्स ने जो भी भुगता होगा उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन उनका सच, उनका गुरूर उनके साथ है और हमेशा रहेगा। आई विश देम द बेस्ट। बस आज के लिए इतना ही काफी। बहुत ही जल्द मिलेंगे तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स पे मेरे मानव के साथ एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बी सेफ, टेक केयर।